इस गहन विश्लेषण में स्वागत है। हाँ, आज की हमारी चर्चा बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। बिल्कुल। आज का हमारा मुख्य विषय है पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस कोर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय। NumPy एरे इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग तकनीक। एग्जैक्टली। और आज का हमारा जो मिशन है ना, वो ये डिकोड करना है कि विशाल डेटा सेट्स के अंदर कैसे नेविगेट किया जाए। हाँ, मतलब डेटा एलिमेंट्स तक कैसे पहुंचा जाए और डेटा एरे को कैसे स्लाइस किया जाए। और सबसे अहम बात कि ये तकनीकें वास्तविक दुनिया के डेटा एनालिसिस के काम में कैसे लागू होती हैं। सही कहा। तो डेटा की दुनिया में जो भी लोग काम कर रहे हैं, उन्हें पता है कि सिर्फ साधारण लिस्ट्स से काम नहीं चलता। एक लेवल के बाद तो बिल्कुल नहीं। तो अक्सर ये सवाल उठता है कि जब पाइथन में पहले से ही लिस्ट्स मौजूद हैं, तो हमें कुछ और क्यों चाहिए? यहीं पे एंट्री होती है नमपाई की। हाँ, तो NumPy की जरूरत क्यों है? देखिए, मैं बताती हूँ, ये कोई साधारण तकनीक नहीं है। अच्छा, बल्कि यह डेटा को सही और तेज तरीके से प्रोसेस करने की सबसे मजबूत नींव है। तो अगर हम इसके मूल सिद्धांतों से शुरू करें। हाँ, NumPy का पूरा नाम है न्यूमेरिकल पाइथन। न्यूमेरिकल पाइथन, ओके। यह पाइथन के साथ साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए एक एकदम बुनियादी पैकेज है। मतलब इसमें काफी सारे लचीले एरे ऑब्जेक्ट्स और जरूरी गणितीय कार्य मौजूद हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात कि इसमें C++ और फोर्ट्रान कोड को जोड़ने के टूल्स भी मौजूद हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये SciPy, मैटप्लॉटलिब और पांडास जैसी पाइथन की मशहूर लाइब्रेरीज का आधार है। एग्जैक्टली, ये उन सबका एक तरह से अंडरलाइंग इंजन है। हाँ, और ये बड़े और मल्टी डायमेंशनल एरे और मैट्रिसेस को सपोर्ट करता है। तो अगर हम पाइथन लिस्ट्स और नमपाई एरे की तुलना करें तो सबसे बड़ा आहा मोमेंट यहीं आता है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। NumPy एरे असल में ग्रिड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो एक ही तरह के डेटा को स्टोर करते हैं। एक ही तरह के डेटा को, यानी होमोजीनियस। बिल्कुल, और गणितीय कार्यों के लिए ये पाइथन लिस्ट से कहीं ज्यादा सक्षम और तेज होते हैं। इसका मुख्य कारण वो कॉन्टिजुअस मेमोरी एलोकेशन है ना? हाँ, कॉन्टिजुअस मेमोरी एलोकेशन मतलब लगातार मेमोरी का इस्तेमाल करना। साधारण पाइथन लिस्ट्स मेमोरी में इधर-उधर बिखरी होती हैं। सही कहा, और प्रोसेसर को डेटा ढूंढने में टाइम लगता है। लेकिन नमपाई में सारा डेटा एक ही सीधे ब्लॉक में रखा होता है, जिससे CPU कैश एक ही बार में पूरा डेटा उठा लेता है और ऑपरेशंस बहुत फास्ट हो जाते हैं। ये बहुत ही कमाल का आर्किटेक्चर है। बिल्कुल, और इसीलिए बिना लूप्स के हम पूरे एरे पर काम कर पाते हैं। सोर्स मटेरियल में एरे बनाने के कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके दिए गए हैं। हाँ, जैसे सबसे बेसिक है np.array फंक्शन, जिससे किसी भी लिस्ट या ट्यूपल को एरे में बदला जा सकता है। सही। जैसे 1D एरे बनाना हो या 2D एरे। और अगर हमें मशीन लर्निंग में वेट्स को इनिशियलाइज करना हो तो उसके लिए np.zeros फंक्शन बहुत काम आता है, जो ऐसा एरे बनाता है जो सिर्फ शून्य से भरा हो। और इसी तरह np.ones फंक्शन है जिसमें सिर्फ एक होता है। ये बिना लूप चलाए सीधे मेमोरी में ब्लॉक रिजर्व कर देते हैं। हाँ, इसके अलावा नंबरों की एक रेंज जनरेट करने के लिए np.array फंक्शन है। जैसे अगर हमें 0 से 10 तक के नंबर चाहिए 2 के गैप पर। बिल्कुल, और एक और बहुत क्रिटिकल फंक्शन है np.linspace। लिनस्पेस का इस्तेमाल कहाँ होता है? जब एक निश्चित अंतराल पर समान दूरी वाले नंबर जनरेट करने हो। मतलब ग्राफ प्लॉटिंग या सेंसर डेटा सिमुलेट करने के लिए। एग्जैक्टली। इससे फ्लोटिंग पॉइंट एक्यूरेसी बनी रहती है। तो एरे बनाने के बाद अगली चुनौती आती है डेटा तक पहुंचने की। हाँ, जिसे हम इंडेक्सिंग कहते हैं। इंडेक्सिंग डेटा के हर कण तक पहुंचने का तरीका है। इसमें सबसे पहले आती है इंटीजर इंडेक्सिंग, जो काफी हद तक पाइथन लिस्ट्स की तरह ही है। हाँ, लेकिन ये मल्टी डायमेंशनल एरे को भी बहुत आसानी से संभाल सकती है। जैसे 2D एरे में दूसरी पंक्ति और तीसरे कॉलम के एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो बस एरे 2D12 लिखकर काम हो जाता है। सोर्स मटेरियल के FAQ सेक्शन में एक बहुत ही खास टिप दी गई है नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में। हाँ, नकारात्मक इंडेक्स का इस्तेमाल करके एरे के अंत से डेटा एक्सेस करना। ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में बहुत काम आती है, खासकर स्ट्रीमिंग डेटा में जहां डेटा लगातार अपडेट हो रहा है। बिल्कुल, वहां एरे का साइज बदलता रहता है, तो आखिरी एलिमेंट के लिए -1 बहुत कारगर है। इससे फालतू का कंप्यूटेशन बच जाता है। हाँ, और फिर आती है बूलियन इंडेक्सिंग। अरे, बूलियन इंडेक्सिंग तो किसी जादुई ट्रिक की तरह है। सच में, ये किसी शर्त के आधार पर एलिमेंट्स को चुनने की एक बेहद शक्तिशाली तकनीक है। इसके काम करने का तरीका भी बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये एक बूलियन एरे बनाता है जहां ट्रू का मतलब है कि शर्त पूरी हो गई है। तो अगर हमें किसी डेटाबेस में वो ट्रांजैक्शन ढूंढने हैं जो एक खास अमाउंट से ज्यादा हैं,
तो हम बस एक कंडीशन लगा देते हैं और वो सिर्फ ट्रू वाले एलिमेंट्स को ही चुनता है। मतलब बिना किसी लूप के सारा डेटा फिल्टर हो जाता है। बिल्कुल, और ये सब सी लेवल पर बहुत ही फास्ट होता है। ये डेटा क्लीनिंग में तो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। हाँ, गलत डेटा को ढूंढकर निकालना और उसे सही करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे अगर किसी की उम्र गलती से 999 साल दर्ज हो गई हो, तो बूलियन इंडेक्सिंग से बस एक कंडीशन पास करके उसे तुरंत आइसोलेट किया जा सकता है। इंडेक्सिंग के बाद आता है स्लाइसिंग का नंबर। स्लाइसिंग मतलब डेटा के टुकड़े करना, बेसिक स्लाइसिंग में किसी एरिया के एक हिस्से को निकालने के लिए कोलन का उपयोग होता है, जिसमें हम स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप तय करते हैं। स्टार्ट और स्टॉप तो ठीक है, लेकिन ये स्टेप पैरामीटर बहुत काम का है। हाँ, FAQ में भी इस पर खास टिप है कि हर nवा एलिमेंट चुनने के लिए स्टेप का उपयोग किया जा सकता है। तो अगर हाई फ्रीक्वेंसी सेंसर डेटा है जहां प्रति सेकंड लाखों डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, तो वहां डाउन सैम्पलिंग की जरूरत पड़ती है और हम स्टेप का इस्तेमाल करके आसानी से हर 10वां या 100वां डेटा पॉइंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बिना कोई जटिल एल्गोरिदम लिखे, बस एक साधारण स्लाइसिंग कमांड से। ये परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन बेसिक स्लाइसिंग तब फेल हो जाती है जब एलिमेंट्स लगातार मौजूद ना हो। तब हमें एडवांस स्लाइसिंग की तरफ जाना पड़ता है। बिल्कुल, एडवांस स्लाइसिंग में हम इंडेक्स के रूप में मल्टीपल इंडेक्स या एरे का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम रैंडम रोज और कॉलम्स निकाल सकते हैं। हाँ, पर यहीं पर इस चर्चा का सबसे क्रिटिकल पॉइंट आता है। बेसिक बनाम एडवांस इंडेक्सिंग में सबसे बड़ा फर्क ये समझना किसी भी डेटा प्रोफेशनल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अंडर द हुड मेमोरी मैनेजमेंट का फर्क। एग्जैक्टली। जब हम बेसिक इंडेक्सिंग करते हैं तो ओरिजिनल डेटा का सिर्फ एक व्यू बनता है। व्यू मतलब नया डेटा कॉपी नहीं होता। हाँ, वो बस उसी ओरिजिनल मेमोरी ब्लॉक पर एक खिड़की खोल देता है। ये तो परफॉर्मेंस और मेमोरी बचाने के लिए बहुत स्मार्ट तरीका है। बिल्कुल, रैम को आउट ऑफ मेमोरी होने से बचाने के लिए। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा खतरा भी है। खतरा ये है कि यदि इस व्यू में कोई बदलाव किया जाए तो ओरिजिनल एरे भी बदल जाएगा, क्योंकि वो कोई नया डेटा तो है नहीं। हाँ, वो उसी सोर्स को पॉइंट कर रहा है। तो अगर हम स्लाइस निकालकर उस पर कोई टेस्ट रन करते हैं तो असल में हमारा ओरिजिनल डेटाबेस मॉडिफाई हो रहा होता है। और एडवांस्ड इंडेक्सिंग इसके ठीक उलट काम करती है। हाँ, एडवांस्ड इंडेक्सिंग हमेशा डेटा की एक नई कॉपी बनाती है, क्योंकि उसमें डेटा पॉइंट्स बिखरे होते हैं तो नया ब्लॉक बनाना ही पड़ता है। सही कहा। और इस नई कॉपी में किए गए बदलाव ओरिजिनल डेटा को प्रभावित नहीं करते। ये जानना बहुत जरूरी है कि कब व्यू बन रहा है और कब कॉपी। मशीन लर्निंग में डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट्स में बांटते वक्त ये बहुत अहम हो जाता है। हाँ, नहीं तो डेटा लीकेज की समस्या आ सकती है। बिल्कुल, अगर अनजाने में ओरिजिनल डेटा बदल गया तो पूरे मॉडल का वैलिडेशन खराब हो सकता है। तो हमें रेंज चुनने के अलग-अलग तरीकों का बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। स्लाइसिंग का इस्तेमाल टाइम सीरीज डेटा या बड़े डेटा सेट्स में खूब होता है, और शर्तों का इस्तेमाल बूलियन इंडेक्सिंग के साथ मिलाकर किया जा सकता है। डेटा क्लीनिंग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मशीन लर्निंग में इसके बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। फीचर इंजीनियरिंग और डेटा प्री प्रोसेसिंग इसके बिना अधूरी है। परफॉर्मेंस की अहमियत तो हम देख ही चुके हैं। NumPy C भाषा में होने के कारण बहुत फास्ट और मेमोरी एफिशिएंट है। लेकिन ये चेतावनी हमेशा याद रखनी चाहिए कि बेवजह डेटा की कॉपी न बने। हाँ, क्योंकि अनावश्यक कॉपी बनाने से परफॉर्मेंस गिर जाएगी। और जरूरी कॉपी न बनाने से डेटा करप्ट हो जाएगा। ये एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है। सही मायने में NumPy डेवलपर्स पर भरोसा करता है कि वे इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। तो आज की चर्चा को समेटते हुए ये साफ है कि NumPy की इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग तकनीकें डेटा विज्ञान की रीढ़ हैं। एरे बनाने से लेकर व्यू और कॉपी के फर्क को समझना और मशीन लर्निंग तक डेटा को प्रोसेस करना, ये टूल्स किसी भी डेटा प्रोफेशनल के लिए एकदम अनिवार्य हैं। जाते जाते एक बहुत ही उत्तेजक विचार पर गौर करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। चूंकि बेसिक स्लाइसिंग असल डेटा की कॉपी नहीं बनाती, बल्कि सिर्फ एक व्यू देती है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। तो क्या कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी बड़े बैंक या टेक कंपनी के किसी जूनियर डेटा एनालिस्ट ने अनजाने में एक साधारण स्लाइस में कुछ बदलाव कर दिए हो? मतलब उसने सोचा हो कि वो किसी कॉपी पे टेस्ट कर रहा है, हाँ, और रातों रात उनका पूरा ओरिजिनल सोर्स डेटा ही बदल गया हो। ये सोचना ही बहुत डरावना है। एक छोटी सी गलती और करोड़ों का नुकसान हो सकता है बिना किसी वार्निंग के। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में इस तरह के व्यू के कारण ऐसी दुर्घटनाएं होना बहुत संभव है। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर गहराई से विचार करना काफी दिलचस्प होगा। अगली बार डेटा स्लाइस करते वक्त ये जरूर याद आना चाहिए। इस विस्तृत चर्चा में आज शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत मजा आया इस विषय पर बात करके। तो आगे भी हम ऐसे ही तकनीकी विषयों का गहराई से विश्लेषण करते रहेंगे। तब तक के लिए डेटा के साथ प्रयोग करते रहे, लेकिन सावधानी से। बिल्कुल, व्यू और कॉपी का हमेशा ध्यान रखें।
धन्यवाद।